अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग थियरी के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थियरीज है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लेक्चर को कंटिन्यू करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नर्सिंग एपिस्टेमोलॉजी से। व्हाट इज़ नर्सिंग एपिस्टेमोलॉजी? नर्सिंग एपिस्टेमोलॉजी किसे कहते हैं? तो अगर हम इसके हवाले से जनरली बात करें तो नर्सिंग एपिस्टेमोलॉजी ये हमारे साथ नर्सिंग के हवाले से एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम नर्सिंग के हवाले से जितनी भी हमने नॉलेज हासिल की हुई होती है तो उस नॉलेज की जो ओरिजिन है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इसके साथ साथ इस नर्सिंग नॉलेज में कौन कौन सी चीज़ें जो है शामिल है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मतलब इस नर्सिंग नॉलेज में जो है हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात की है, क्या क्या चीज़ें हमने इस नर्सिंग नॉलेज में जो है डिस्कस किए हुए हैं, तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इसके साथ साथ कौन से मेथड्स हमने यूज़ किए थे नर्सिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए, और इसी तरह से इस नर्सिंग नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए इसमें कितने मेंबर्स इन्वॉल्व थे, कौन लोग जो है इसमें शामिल थे, इसके हवाले से जब हम स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ नर्सिंग नॉलेज में हमने जितनी भी क्लेम किए हुए होते हैं, जितने भी हमने दावे किए हुए होते हैं, तो उन दावों को वैलिडेट करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, तो उस क्राइटेरिया के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नर्सिंग एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से अगर हम डिफिनीशन में देखें तो डिफिनीशन में कहते हैं कि नर्सिंग एपिस्टेमोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज the study of the origins of nursing knowledge, its structure and methods, the pattern of knowing its members, and the criteria for validating its knowledge claims is called nursing epistemology। वही बात है जो कि मैंने आपको अभी कही कि नर्सिंग एपिस्टेमोलॉजी ये असल में हमारे साथ नर्सिंग नॉलेज की जो ओरिजिन है, जहाँ से हमने नर्सिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन को हासिल किया हुआ होता है, तो उस ओरिजिन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इसी तरह से इस नर्सिंग नॉलेज में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व है, इस नर्सिंग नॉलेज में हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात की है, किन किन चीज़ों से ये नर्सिंग नॉलेज जो है बनी हुई है, मतलब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करते हैं, कौन से मेथड्स के ज़रिए हमने इंफॉर्मेशन को गैदर किया था, कलेक्ट किया था, किन किन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, और इसी तरह से नर्सिंग नॉलेज के ज़रिए जो क्लेम्स किए गए हैं, जो दावे किए गए थे, तो उन दावों को वैलिडेट करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, तो उस क्राइटेरिया के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस ऑफ स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसको हम नर्सिंग एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कार्पर इन 1978 आइडेंटिफाई 4 फंडामेंटल पैटर्न्स फॉर नर्सिंग नॉलेज। कार्पर ये हमारे साथ एक थ्योरिस्ट था जिन्होंने जो है 1978 में नर्सिंग नॉलेज को हासिल करने के लिए 4 बुनियादी पैटर्न जो है वो हमें बताए थे। अब वो 4 बुनियादी तरीके कौन से हैं जिसके ज़रिए हम नर्सिंग नॉलेज को हासिल कर सकते हैं? इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ जो मेथड आता है उसको हम एम्पिरिक नर्सिंग नॉलेज कहते हैं। एम्पिरिक नर्सिंग नॉलेज से मुराद यह है कि नर्सिंग के हवाले से जितनी भी साइंसी बातें हैं, तो उन साइंसी बातों को जानते हुए, उन साइंसी बातों को अंडरस्टैंड करते हुए हम नर्सिंग नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा मेथड है उसको स्टैटिक नर्सिंग नॉलेज कहते हैं। स्टैटिक नर्सिंग नॉलेज से मुराद ये है कि नर्सिंग के हवाले से जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, जो ट्रेनिंग हम हासिल करते हैं, तो उस ट्रेनिंग को हासिल करते हुए हम नर्सिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो तीसरा मेथड है वो किसी भी शख्स की, किसी भी नर्स की पर्सनल एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, जब कोई नर्स एक्सपीरियंस करता है, कोई नर्स जो है वो
ड्यूटी कर रहा होता है तो इस दौरान उसको एक्सपीरियंस भी हो रही होती है, ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए जो है आप क्या कर सकते हैं, नर्सिंग के हवाले से नॉलेज इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और इसी तरह से जो चौथा पैटर्न है जिसके ज़रिए हम नर्सिंग नॉलेज को गेन कर सकते हैं वो है एथिक्स नर्सिंग नॉलेज। एथिक्स नर्सिंग नॉलेज में आप नर्सिंग के दौरान आप मोरल करेक्टरिस्टिक्स को किस तरह से बरूह कार लाते हुए अपनी जो ड्यूटीज़ है उसको सर अंजाम दे सकते हैं। तो एथिक्स नर्सिंग नॉलेज के ज़रिए भी आप नर्सिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नर्सिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। सो ये वो 4 बुनियादी पैटर्न है जो कि हमें कार्पर ने 1978 में आइडेंटिफाई करवाए थे, जिसके ज़रिए हम नर्सिंग नॉलेज को गेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरीज़ की, कि जितनी भी थ्योरी जो है मेंशन किए गए हैं, पेश किए गए थे, तो इन थ्योरीज़ की खसूसियात क्या है, इन थ्योरीज़ के फंक्शंस क्या है, इन थ्योरीज़ से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो इसके हवाले से अब हम बात करेंगे। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक थ्योरी की जो हमारे साथ यहाँ पर मेंशन की गई है वो ये है कि थ्योरीज़ आर लॉजिकल इन नेचर। मतलब यह है कि थ्योरीज़ में जितनी भी बातें की गई होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दिया गया होता है, तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो थ्योरीज़ की पहली करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि थ्योरी जो है हमेशा बाय नेचर क्या होगी, लॉजिकल होगी। इनमें जो है लॉजिक मौजूद होगा, आपको जो है लॉजिक देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से थ्योरीज़ की जो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है वो है जनरलाइजेबल। जनरलाइजेबल से मुराद ये है कि जब भी हम किसी थ्योरी को डेवलप करते हैं तो इसमें हमने जितनी भी बातें की होती है तो उसको जो है लोगों तक पहुंचाने से पहले इसको क्या किया जाता है, इस पर रिसर्च किया जाता है, इसको टेस्ट किया जाता है, इसको देखा जाता है कि आया जो बातें हम कर रहे हैं ये ठीक है या नहीं, ये इसी तरह से काम कर रही है या नहीं जिस तरह से हम इसमें कह रहे हैं। तो इसको टेस्ट करने के बाद इसको जो है प्रैक्टिकली कुछ लोगों पर परफॉर्म करने के बाद जब इसके रिज़ल्ट हमें जो है पॉजिटिव मिलते हैं, तो पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने के बाद फिर हम इसको स्पेसिफिक से जनरल बनाते हैं। मतलब इसको जो है सब लोगों के लिए क्या करते हैं, आम करते हैं। तो थ्योरीज़ की जो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वो जनरलाइजेबल है। मतलब थ्योरीज़ ये हमारे साथ क्या होते हैं, जनरलाइज होते हैं, सबके लिए एक जैसे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसकी जो दूसरी करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि बेसिस फॉर हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। थ्योरी जो है ये हाइपोथेसिस के लिए एज अ बेस काम करती है, ठीक है। मतलब आप कोई हाइपोथेसिस जो है पेश करते हैं, हाइपोथेसिस से मुराद आप किसी चीज़ के हवाले से कोई बात करते हैं अंदाज़तन, तो आपने अंदाजे के लिहाज से जो है एक बात की है। अब आप अपने अंदाजे को देखना चाहते हैं कि आपने जो अंदाज़ा लगाया हुआ है या जो एस्टीमेट आपने की हुई है आया वो कितनी दुरुस्त है या कितनी गलत है। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो मतलब इसका ये है कि थ्योरीज जो है ये हाइपोथेसिस के लिए एज अ बेस काम करती है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके इसको आप वैलिडेट भी आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से थ्योरीज की जो चौथी करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इंक्रीजिंग द जनरल बॉडी ऑफ नॉलेज विद इन द डिसिप्लिन थ्रू द रिसर्च इम्प्लीमेंटेड टू वैलिडेट देम। मतलब यह है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप बेहतरी लाने के लिए इन थ्योरीज़ को जो है रिसर्च के ज़रिए आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद फिर थ्योरीज़ में मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आप वैलिडेट करके इसको जो है आप ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। जबकि पांचवी जो करेक्टरिस्टिक है थ्योरीज़ की वो ये है कि इट कैन बी यूज बाय द प्रैक्टिशनर्स टू गाइड एंड इम्प्रूव देयर प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिशनर जो कि नर्सेस प्रैक्टिशनर होते हैं वो अपनी
गाइडेंस के लिए भी इन थ्योरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मतलब थ्योरीज़ में मौजूद जितने भी बातें की गई होती है तो उन बातों को फॉलो करते हुए, उस पर अमल करते हुए अपनी जो प्रैक्टिसेस है उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 5 इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है थ्योरीज़ के जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मेटा पैराडाइम्स की इन नर्सिंग में। मतलब यह है कि नर्सिंग में हमारे साथ 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको हम हमेशा जो है फोकस में रखते हैं, हमेशा उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब वो 4 इम्पोर्टेंट मेटा पैराडाइम्स जो कि हमारे साथ नर्सिंग में है वो कौन से है? इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ पर्सन आता है जो कि क्लाइंट होते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे साथ इन्वायरमेंट होता है जो कि हम क्लाइंट के इन्वायरमेंट को कंसीडर करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे साथ क्लाइंट की हेल्थ होती है और चौथे नंबर पर हमारे साथ खुद नर्सिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, सो पर्सन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे साथ क्या होता है? रिसेप्शन ऑफ केयर, मतलब वो शख्स जिसको हम केयर दे रहे होते हैं, जो कि जिनको जो है केयर की ज़रूरत होती है, तो वो पर्सन हमारे साथ होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? उनको अगर फिज़िकल केयर की ज़रूरत हो, स्पिरिचुअल केयर की ज़रूरत हो, या साइकोलॉजिकल केयर की ज़रूरत हो, या सोशियो कल्चर कंपोनेंट इन्वॉल्व हो, तो इन चीज़ों को जो है हम बरूहे कार देखते हुए, इनको जो है फोकस में रखते हुए हम क्या करते हैं? पेशेंट को केयर देते हैं और उनकी जो नीड्स है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, सो ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशन, सर्कमस्टांसिस एंड इन्फ्लुएंसेस अफेक्टिंग द पर्सन, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम पेशेंट से रिलेटेड जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन होते हैं, हालात होते हैं, सर्कमस्टांसिस होते हैं, या कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो असरअंदाज हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं, इसको हम देखते हैं और इसका ख्याल रखते हुए हम अपने पेशेंट को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जहां पर वो स्ट्रेस फ्री हो, किसी भी किस्म की एंजाइटी उनको महसूस ना होती हो और वो बिल्कुल रिलैक्स जो है वहाँ पर जो है स्टे कर रहा हो और अपनी जो हेल्थ से रिलेटेड केयर है उसको जो है हासिल कर रहा हो। तो ये सब कुछ हम क्या करते हैं? ये सब कुछ हम कंसीडर करते हैं नर्सिंग में। ठीक है, इसी तरह से तीसरी जो मेटा पैराडाइम है वो हमारे साथ हेल्थ है। ठीक है, डिग्री ऑफ वेलनेस और इलनेस एक्सपीरियंस बाय द पर्सन और म्यूचुअली डिसाइडेड बाय पर्सन एंड नर्स। हेल्थ में हम क्या करते हैं? हेल्थ में हम पेशेंट की वेलनेस या इलनेस को देखते हैं कि अगर एक बंदा जो है वो अपने आप को वेल महसूस कर रहा है तो वो किस हद तक अपने आप को जो है वेल महसूस कर रहा है। इसी तरह से अगर कोई बंदा जो है वो अपने आप को इल महसूस कर रहा है तो उसकी शिद्दत क्या है, किस हद तक जो है वो अपने आप को जो है इल महसूस कर रहा है। तो इसी तरह से फिर नर्स और पर्सन दोनों मिलकर जो है, नर्स और पर्सन से मुराद नर्स और क्लाइंट दोनों मिलकर इसके हवाले से क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और फिर कोई फैसला करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो चौथा हमारे साथ मेटा पैराडाइम है वो हमारे साथ नर्सिंग है। नर्सिंग किसे कहते हैं? नर्सिंग ये हमारे साथ वो अमल होता है जिसमें हम अपने क्लाइंट की जो ज़रूरियात है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो हम मेहनत करते हैं। ठीक है, जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, तो इस अमल को नर्सिंग कहते हैं। एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन गिविंग केयर इज कॉल्ड नर्सिंग। मतलब वो एक्शन, वो अमल या कैरेक्टरिस्टिक या वो बातें जिसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट को केयर देते हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं? नर्सिंग कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम थ्योरी की अहमियत के बारे में बात करेंगे कि हम जो थ्योरीज़ पढ़ रहे हैं या जो थ्योरीज़ पेश किए गए हैं नर्सिंग के हवाले से, तो इसकी क्या अहमियत है, इसको क्यों पेश किया गया है। ठीक है, और हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, तो इसकी अहमियत पर अब हम बात करेंगे। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है थ्योरी की वो ये है कि स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू नर्सिंग नॉलेज। थ्योरी के ज़रिए
जो है हम क्या करते हैं, थ्योरी के ज़रिए नर्सिंग नॉलेज के हवाले से हमारे साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है तो उस इंफॉर्मेशन को हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं और इसी तरह से उसको हम एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो पहली इम्पोर्टेंस थ्योरी की ये है कि थ्योरी के ज़रिए हम नर्सिंग के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की हुई होती है तो उस इंफॉर्मेशन को हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज करके उसके ज़रिए जो है हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, नर्सिंग नॉलेज की। तो एक इम्पोर्टेंस थ्योरी की ये हो गई। इसी तरह से थ्योरी की जो दूसरी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इट प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर इंक्वायरीज इन अ सिस्टमेटिक वेज। एक सिस्टमेटिक तरीके के ज़रिए किसी भी चीज़ की अगर हम इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उस इंक्वायरी करने के लिए हमें जो फाउंडेशन मिलती है, हमें जो एक बेस मिलती है या हमें जो एक गाइडेंस मिलती है तो वो हमें कौन प्रोवाइड करती है, वो हमें थ्योरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसी तरह से इट प्रोमोट्स रेशनल एंड सिस्टमेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। थ्योरी के ज़रिए जो है हमें नर्सिंग प्रैक्टिस के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें जो है हमारे साथ हर तरह के रीज़न भी मौजूद होते हैं कि हम जो काम करना चाहते हैं इसको अगर हम इस तरह से करेंगे तो इसके पीछे क्या वजूहात होंगे, इस तरह से हम क्यों करना चाहते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस के दौरान। तो इन सब चीज़ों के हवाले से जो है थ्योरी हमें रेशनल से मुराद रीज़न जो है वो प्रोवाइड करती है और इसी तरह से सिस्टमेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस से मुराद ये है कि हमें जो है एक प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टेप्स जो है हमें प्रोवाइड करती है थ्योरी के। इस तरीके से अगर हम नर्सिंग प्रैक्टिस करें तो इससे हमारी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी जो है हमें डिफ़ाइन एंड क्लैरिफाई करती है नर्सिंग को, ठीक है। थ्योरी जो है ये हमें नर्सिंग प्रोसेस को डिफ़ाइन भी करती है और इसको क्लैरिफाई भी करती है। मतलब इसका ये है कि हमें बताती है कि नर्सिंग आखिर क्या चीज़ है, ठीक है, और नर्सिंग को हम किस वजह से जो है करते हैं, नर्सिंग की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इन सब सवालात के जवाबात जो है हमें थ्योरी काफ़ी डिटेल के साथ प्रोवाइड करती है। इसके अलावा थ्योरी गिव अस मोर कोऑर्डिनेटेड एंड लेस फ्रेगमेंटेड केयर। थ्योरी में जो है हमें ये इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि थ्योरी के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग मेथड में जो है केयर दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। कोऑर्डिनेटेड मेथड से मुराद ये है कि टीम मेंबर जो है वो मिलजुल कर एक फ़ैसला करते हैं, एक प्लानिंग जो है बनाते हैं केयर के लिए और उस प्लानिंग को फिर सब मिलकर जो है अपने पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो केयर के या जो केयरिंग के जो इफ़ेक्ट है वो फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पर असर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इट इनेबल नर्सेज टू नो वाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। और इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको कहा कि थ्योरी के ज़रिए हमें ये इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि हम नर्सिंग के दौरान जो कर रहे होते हैं तो क्यों हम ये कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो इसके हवाले से भी थ्योरी हमें काफ़ी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ इट हेल्प अस टू डिसाइड व्हाट वी नो एंड व्हाट वी नीड टू नो। थ्योरी के ज़रिए हमें ये भी मदद मिलती है कि हमें पता चल जाता है अपने बारे में कि हम क्या जानते हैं और हमें मज़ीद कितना जानना चाहिए या हमें मज़ीद किन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो इसके हवाले से भी थ्योरी जो है हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प देती है। इसके साथ साथ क्राइटेरिया टू बी अ प्रोफेशन डिस्टिंक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज एज द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस के बुनियाद पर थ्योरी जो है ये हमें एक क्राइटेरिया जो है हमें प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए हम जो है एज अ प्रोफेशन जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोवाइड इफ़ेक्टिव हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर। थ्योरी जो है ये हमें ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसको अगर हम फॉलो करें तो इससे हमारी केयर की जो क्वालिटी होगी वो फिर बहुत ज़्यादा हाई होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और केयर के जो इफ़ेक्ट होंगे वो भी फिर बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोवाइड कंटिन्यूटी एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ केयर। थ्योरी जो है ये हमें
इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हम अपनी जो केयर है उसको कंटिन्यूटी के साथ जो है मेंटेन रख सकते हैं और बिल्कुल कांग्रेंस मतलब हर शख्स के लिए जो है एक जैसे हम इसको रख सकते हैं, बराबर इक्वली हम केयर दे सकते हैं। ठीक है। पर्पस ऑफ थ्योरी इन अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन, प्रोफेशनल डिसिप्लिन में जो है थ्योरी के क्या मकासद है। ठीक है। प्रोफेशनल डिसिप्लिन में जो है थ्योरी हम किस मकसद के लिए पेश करते हैं। सो नर्सिंग थ्योरी एड्रेस द फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट टू नर्सिंग ह्यूमन बींग्स health and caring in the context of nurse-person relationship। नर्सिंग थ्योरी जो है हमें उन तमाम फिनोमिनास के बारे में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो कि नर्सिंग के हवाले से होती है, ह्यूमन बींग्स के हवाले से होती है, इसके साथ साथ हेल्थ और इसके अलावा केयर के हवाले से जो है होती है। ठीक है। और इसमें हमारे साथ नर्स और पर्सन के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है तो इसके हवाले से भी हमें काफ़ी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। थ्योरीज आर पैटर्न दे गाइड द थिंकिंग अबाउट बीइंग एंड डूइंग ऑफ नर्सिंग। थ्योरीज जो है ये असल में हमारे साथ वो तरीके होते हैं जो कि हमें गाइड करती है कि किस तरह से हम किसी पेशेंट के बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है। किस तरह से उनके साथ जो है हमें बर्ताव करना चाहिए और किस तरह से हम उनको जो है नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में थ्योरीज हमें एक तरीक़ाकार जो है बताती है जिसके ज़रिए अगर हम उसको फॉलो करें तो अपनी जो प्रैक्टिस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। Theories provide structure for making sense of the complexity of reality for both practice and research। इसी तरह से theories जो है ये हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए हम नर्सिंग प्रैक्टिस और इसी तरह से जो नर्सिंग रिसर्च है उसकी जो रियलिटी है, उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, उसके बारे में हमें डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। इसके अलावा नर्सिंग थ्योरीज प्रोवाइड कंसेप्ट्स एंड डिज़ाइन दी डिफाइन द प्लेस ऑफ नर्सिंग इन हेल्थ केयर। नर्सिंग थ्योरी जो है ये हमें एक कंसेप्ट जो है प्रोवाइड करती है और हमें जो है डिज़ाइंस प्रोवाइड करती है। डिज़ाइन से मुराद हमें प्लानिंग्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देती है जिसके ज़रिए हम जो है आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हेल्थ केयर में हमें कहाँ पर जो है नर्सिंग करनी चाहिए, कहाँ पर जो है हमें नर्सिंग नहीं करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के हवाले से नर्सिंग थ्योरी जो है हमें एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट और हमें एक मुकम्मल प्लानिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है। इसी तरह से द प्राइमरी पर्पस ऑफ नर्सिंग थ्योरीज इज़ टू फर्दर द डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। इसके साथ साथ जो नर्सिंग थ्योरी है तो इसकी जो बुनियादी पहला मकसद है वो ये है कि हम नर्सिंग प्रैक्टिस को मज़ीद इसको डेवलप करें और इसको जो है मज़ीद अंडरस्टैंड करें। तो इसकी मज़ीद डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग थ्योरी को प्रोवाइड करते हैं, नर्सिंग थ्योरी को पेश करते हैं, डेवलप करते हैं। नर्सिंग थ्योरीज ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ टू फॉर सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद कोलीग्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स and provide definition for nursing overall contribution to health care। नर्सिंग थ्योरीज के ज़रिए जो है हमें बहुत सारे ऐसे मौके जो है वो मिलते हैं जिसके ज़रिए हम सक्सेसफुली दूसरे टीम मेंबर्स के साथ मिलजुल कर हेल्थ के हवाले से जो है पेशेंट को केयर दे सकते हैं और अपनी जो प्लानिंग है उसको कामयाब बना सकते हैं। ठीक है। स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, अब नर्सिंग थ्योरी में हमारे साथ कुछ स्टेजेस है। मतलब यह है कि जब नर्सिंग थ्योरीज डेवलप्ड हो रहे थे तो डेवलपमेंट के दौरान हमारे साथ कुछ स्टेजेस जो है वो आए थे। मतलब पहला हमारे साथ जो स्टेज था वो एक तरह का होगा, दूसरा स्टेज जो था वो दूसरी तरह का होगा, तीसरा स्टेज जो था वो तीसरी तरह का होगा। ठीक है। इसी तरह से एक स्टेज जो है वो दूसरे स्टेज से क्या होता था, एडवांस होता था और उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आती थी। सो जब नर्सिंग थ्योरीज़ की डेवलपमेंट हो रही थी तो मंदरजा झेल स्टेजेस पर जो है ये मुश्तमिल थी। ठीक है। अब उन स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे जो पहले स्टेज थी वो हमारे साथ साइलेंट नॉलेज स्टेज कहलाती है। ठीक है। ब्लाइंड ओबीडियंस टू मेडिकल प्रैक्टिस।
मतलब इसका यह है कि साइलेंट नॉलेज स्टेज में जितनी भी प्रैक्टिसेस किए जाते थे तो उन प्रैक्टिसेस को सिर्फ देखा देखी के ज़रिए उसको जो है सीखा गया होता था, और जो वो काम करते थे तो उसके पीछे कोई रीज़न नहीं हुआ करता था, उनको पता नहीं हुआ करता था कि हम जो कर रहे हैं इससे हमारे पेशेंट पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। ठीक है, तो वो ब्लाइंडली जो है क्या करते थे, मेडिकल प्रैक्टिसेस करते थे। ठीक है, इसी तरह से लिटिल अटेम्प्ट टू डेवलप थ्योरी, और इस स्टेज के दौरान थ्योरीज़ को डेवलप करने की कोशिश भी बहुत कम की गई थी। ठीक है, मतलब बहुत कम लोग जो थे वो कोशिश किया करते थे कि हम किसी थ्योरी को डेवलप करें जिसके ज़रिए हमारी जो नर्सिंग है या जो नर्सिंग फील्ड है इसमें बेहतरी आए, इसमें इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, इसके साथ साथ रिसर्च वाज लिमिटेड टू द कलेक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल डेटा। जितने भी एपिडेमियोलॉजिकल डेटा को वो कलेक्ट करते थे या कलेक्ट करने की कोशिश करते थे तो उसके लिए जो रिसर्च था वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से विद अ फ्यू एक्सेप्शन दिस मॉडल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन परसिस्टेड फॉर मोर देन 8 years। और बदकिस्मती के साथ ये स्टेज जो है तकरीबन 80 साल से ज़्यादा अरसे पर मुहित लोग जो है इस तरह से जो है अपनी किया करते थे, और उनको जो है कुछ पता नहीं हुआ करता था कि हमारे साथ जो नर्सेस कर रहे हैं इससे हमारे जो बॉडी है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, हमारे सेहत पर क्या असरात मुरतब होंगे। मतलब ब्लाइंडली जो है लोगों को केयर दिया जाता था और उनको कुछ भी पता नहीं हुआ करता था कि हमें जो केयर दी जा रही है आया इससे हमारे सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे या बुरे असरात मुरतब होंगे। ठीक है, सिंस द अर्ली 1950s many nursing theories have been systematically developed to help describe, explain and predict the phenomena of concern to nursing। ठीक है, फिर इसके बाद 1950s तक बहुत सारे नर्सिंग थ्योरी जो है वो डेवलप्ड हो चुके थे जिसके ज़रिए जो है नर्सिंग के हवाले से जितने भी फिनोमिना है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और नर्सिंग प्रोसेस की जो प्रोडक्शन है उसके जो इफ़ेक्ट है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए फिर बहुत सारे थ्योरी जो है वो सिस्टमेटिकली डेवलप्ड हो चुके थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ दूसरा स्टेज आता है डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी की, जिसको रिसीव नर्सिंग या रिसीव नॉलेज स्टेज कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था, लर्निंग थ्रू लिसनिंग टू अदर। इसमें नर्सिंग के हवाले से जो नॉलेज हासिल की जाती थी, जो एजुकेशन हासिल किया जाता था, तो वो बाय वर्बली जो है एक बंदे से सुनकर दूसरा बंदा जो है उसको बाय वर्बली जो है उसको सुनकर क्या करते थे, उसको याद किया कर लेते थे और फिर उसी तरह से उसको प्रैक्टिस किया करते थे जैसे उनको बताया गया होता था। तो जो लर्निंग की जाती थी, जो एजुकेशन हासिल किया जाता था, तो वो किसके ज़रिए की जाती थी, वो थ्रू लिसनिंग के ज़रिए जो है उस एजुकेशन को हासिल की जाती थी। ठीक है, इसी तरह से वर्ल्ड वॉर II एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नर्सिंग। फिर जब वर्ल्ड वॉर II हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसकी वजह से इस पर बहुत ज़्यादा गहरे असरात जो है मुरतब हुए, नर्सिंग पर इसके बहुत ज़्यादा गहरे असरात जो है वो मुरतब हुए थे। ठीक है, थ्योरीज वर बोरोड फ्राम अदर डिसिप्लिन, और इसी तरह से जो दूसरे डिसिप्लिन थे, जो दूसरे सिस्टम से थे, तो उससे जो है थ्योरीज़ को लेकर नर्सिंग फील्ड पर अप्लाई किया जाता था और उन थ्योरीज़ के ज़रिए जो है नर्सिंग प्रोसेस को जो है किया जाता था। ठीक है, नॉन नर्सिंग डॉक्टरल डिग्रीज बाय नर्सिस। इसी तरह से जितने भी नर्सिस थे तो उनके पास किसी किस्म की डिग्री जो है वो नहीं हुआ करती थी, वो बग़ैर डिग्री के जो है नर्सिस के जो रोल है उसको सर अंजाम दिया करते थे। ठीक है, इसके अलावा रिलायंस ऑन साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, सोशलिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, और जो नर्सिंग केयर देने वाले लोग थे तो उनमें ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, एजुकेशनिस्ट हुआ करते थे, सोशियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, और इसके साथ साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुआ करते थे। फिर इसके बाद हमारे साथ तीसरा स्टेज आता है जिसको सब्जेक्टिव नॉलेज कहते हैं। सब्जेक्टिव नॉलेज में क्या हुआ, सब्जेक्टिव नॉलेज में अथॉरिटी वाज इंटरनलाइज्ड टू रेज अ न्यू सेंस ऑफ सेल्फ।
फिर इस स्टेज में जो है अथॉरिटीज़ जो है बनाए गई, लोगों को जिम्मेदारियां जो है वो दी गई, जिसमें जो है लोगों को जो है स्टिमुलेट किया गया कि वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करे, अपने आप को समझे और अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है वो अंडरस्टैंड करे, उसको जो है इम्पोर्टेंस दे। इसी तरह से अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड बोरो थ्योरीज, और जो बोरो थ्योरीज मतलब जो दूसरे डिसिप्लिन से उन्होंने थ्योरीज लिए थे उसको फॉलो कर रहे थे, तो उसके बारे में लोग जो है बातचीत करना लोगों ने शुरू किया, उस पर लोगों ने एतराज़ात शुरू कर दिए। और इसी तरह से साइंस की जो शुरुआत है वो यहाँ से हुई। Nurses scholar focuses on defining nursing and developing nursing theories। और इसी तरह से फिर जितने भी नर्सिस स्कॉलर्स थे तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो तरजीह थी तो वो फिर नर्सिंग प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और उसके लिए जो है नर्सिंग थ्योरीज़ को डेवलप करना शुरू कर दिया। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च फोकस ऑन नर्सिस रेदर देन पेशेंट एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। और जो नर्सिंग रिसर्चर थे तो उन्होंने जो है पेशेंट या क्लिनिकल प्रैक्टिस के बजाय नर्सिस पर फोकियत दी, नर्सिस पर जो है उन पर फोकस किया और इसी तरह से नर्सिस को जो है वो स्टडी करना उन्होंने शुरू किया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ जो चौथा स्टेज आता है वो है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज जैसे कि इस नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इस में क्या हुआ, इसमें फिर लोग जो है प्रोसीजर्स के हवाले से नॉलेज को हासिल करना लोगों ने शुरू किया। ठीक है, इंक्लूडेड बोथ सेपरेट एंड कनेक्टेड नॉलेज। इसमें लोग जो है साइंसी नॉलेज भी हासिल करने लगे और नर्सिंग प्रोसेस हमारे साथ जो प्रोसेस है इसके जो जितने भी स्किल्स है तो उन स्किल्स के हवाले से भी लोगों ने सीखना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अप्रोचेस टू थ्योरी डेवलपमेंट, और इसी तरह से थ्योरी डेवलपमेंट की तरफ जो है इस नॉलेज के ज़रिए एक अप्रोच जो है वो पैदा होने लगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इन प्रैक्टिस वाज अंडर एम्फेसाइज, और इसी तरह से जितनी भी थ्योरीज वो डेवलप करते जाते थे तो उन थ्योरीज को जो है प्रैक्टिकली लागू करने पर वो क्या करते थे, जोर दिया करते थे, उनको जो है प्रैक्टिस में लाने की कोशिश किया करते थे उसी टाइम। ठीक है, एम्फोसिस वाज ऑन प्रोसीजर्स टू एक्वायर नॉलेज, और इसी तरह से ऐसे प्रोसीजर्स जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत हुआ करती थी तो उस पर बहुत ज़्यादा वो क्या करते थे, फोकस किया करते थे, उसको बहुत ज़्यादा वो अहमियत दिया करते थे और इस तरह के जो प्रोसीजर है उसको अंडरस्टैंड करते थे और उसको जो है सीखते थे। फिर इसके बाद हमारे साथ जो पांचवा स्टेज आता है वो है कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज में फिर मुख्तलिफ़ किस्म के नॉलेज जो है उसको इकट्ठे किया गया और इसी तरह से उसको जो है सीखने लगे, लर्न करने लगे। फोकस दैट नर्सिंग नॉलेज बी बेस्ड ऑन पीरियड एम्पेरिकल स्टडीज़, थियोरेटिकल लिटरेचर, क्लाइंट रिपोर्ट ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और इसी तरह से इस नॉलेज में जो ज़्यादातर फोकस दी गई तो वो नर्सिंग नॉलेज को जो है दी गई थी, जिसमें सबसे पहले नंबर पर एम्पेरिकल स्टडी को दी गई थी कि नर्सेज जो है नर्सिंग के साइंस के हवाले से इंफॉर्मेशन को हासिल करेंगे, इसी तरह से प्रैक्टिकली जो है और ट्रेनिंग को हासिल करेंगे, फिर इसी तरह से उनकी जो थ्योरेटिकल लिटरेचर है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और क्लाइंट की जितनी भी रिपोर्ट है क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस करने के बाद उसको जो है स्टडी किया करते थे, उस पर उन्होंने अहमियत देना शुरू कर दी। नर्सिस स्कॉलर्स इंसाइट और रिलेट नॉलेज अबाउट द फिनोमिना ऑफ नर्सिंग, और इसी तरह से नर्सिस स्कॉलर जो थे वो जितनी भी नॉलेज को गेन किया करते थे तो उसको नर्सिंग फिनोमिना के साथ रिलेट किया करते थे कि आया कंपेरेबल है या नहीं। ठीक है, इसी तरह से जो छठा स्टेज है हमारे साथ डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी में वो है इंटीग्रेटेड नॉलेज। ठीक है, एसिमिलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस फ्रॉम नर्सिंग एंड अदर हेल्थ केयर डिसिप्लिन। इसी तरह से नर्सिंग और जो दूसरे हेल्थ केयर डिसिप्लिन है तो उनसे जो उन्होंने नॉलेज हासिल किया था तो उसकी सबूतों की बुनियाद पर, उसके एविडेंस की बुनियाद पर जो है वो क्या करते थे,
उसको प्रैक्टिकली लोगों पर लागू करते थे, नर्सेस पर लागू करते थे कि वो उसको क्या करे, फॉलो करे और प्रैक्टिकली उसको यूज़ करे। ठीक है। नर्सिंग थ्योरीज वर वेल इंक्रीजिंगली इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिश्ड लिटरेचर विद एनहांस्ड एम्फेसिस ऑन क्लिनिकल एप्लीकेशन एज सिचुएशन स्पेसिफिक और प्रैक्टिस थ्योरीज एंड मिडल रेंज थ्योरीज। ठीक है। Walker and Evans 1995 identify 4 level of theories। वॉकर और एवेंट ये हमारे साथ थ्योरीज थे जिन्होंने जो है 1995 में थ्योरीज के 4 लेवल्स को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है। जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ मेटा थ्योरी आती है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ ग्रांड थ्योरी आती है, तीसरे नंबर पर हमारे साथ मिडल रेंज थ्योरी आती है और चौथे नंबर पर हमारे साथ प्रैक्टिस थ्योरी आती है। तो इसको हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटा थ्योरी की। मेटा मीन हाई या अबव या हाईएस्ट एंड थ्योरी मीन थ्योरी। ठीक है। सो मेटा थ्योरी इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्योरी, द फोर्थ लेवल ऑफ थ्योरी। मेटा थ्योरी जो है ये हमारे साथ थ्योरी की सबसे हाईएस्ट लेवल है। हाईएस्ट लेवल से मुराद ये है कि सबसे एडवांस लेवल है। ठीक है। इज डिफाइंड बाय द प्रीफिक्स मेटा मीनिंग चेंज इन पोजीशन बियॉन्ड या ऑन अ हाई लेवल, और द ट्रांसेंडिंग मीन ट्रांसेंडिंग से मुराद जो थ्योरी है इसका मतलब क्या है, द बॉडी ऑफ नॉलेज या अबाउट अ फील्ड ऑफ स्टडी। एक फील्ड के बारे में जब आप स्टडी करते हैं या उसके हवाले से आप नॉलेज को हासिल करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। सो मेटा थ्योरी से मुराद एक ऐसी थ्योरी जिसमें हम हाई फील्ड जिस फील्ड के हवाले से हम नॉलेज को हासिल कर रहे होते हैं तो उसको हाई लेवल पर हासिल करते हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्योरी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या किया जाता था, इसमें थ्योरी अबाउट थ्योरी मतलब जो थ्योरीज पेश किए गए होते थे तो उन थ्योरीज को स्टडी करते हुए उनसे फिर मज़ीद एडवांस थ्योरीज जो है वो बनाया जाता था। ठीक है। फोकस ऑन ब्रॉड इश्यूज, और इसी तरह से इन थ्योरीज में जो इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता था तो वो ब्रॉड इश्यूज़ हुआ करते थे, मतलब ऐसे इश्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा जो है ब्रॉड हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा उसमें कम्प्लेक्सिटी हुआ करती थी। तो इस तरह के इश्यूज़ को जो है इन थ्योरीज में डिस्कस किया जाता था। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी थ्योरी है, ठीक है, दूसरी लेवल है थ्योरी की, उसको क्या कहते हैं, ग्रांड थ्योरी कहते हैं। ग्रांड थ्योरी से मुराद ये हमारे साथ मैक्रो लेवल थ्योरी है। ठीक है। कंपोज्ड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन रिलेशनशिप। अब ये ग्रांड थ्योरी जो है ये किस चीज़ से जो है बनी हुई है, किस चीज़ से जो है ग्रांड थ्योरी को बनाया गया था। तो ग्रांड थ्योरी में ज़्यादातर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से मुराद जितने भी आइडियाज़ हुआ करते थे, नॉलेज हुआ करती थी, तो उन नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हुए, उसको एनालाइज करते हुए, उसको इंटरप्रेट करते हुए इस को क्या किया जाता था, इसको प्रमोट किया जाता था और इस पर रिसर्चेस वगैरह करके इससे थ्योरीज बनाई जाती थी। ठीक है। दिस फैसिलिटेट डिस्क्रिप्शन बट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ रिसर्च वेरिफिकेशन। ग्रांड थ्योरी क्या करती थी, ग्रांड थ्योरी जो थी ये हमें नर्सिंग के हवाले से डिस्क्रिप्शन दिया करती थी, लेकिन इसका एक नुकसान ये था कि ये हमें रिसर्च वेरिफिकेशन के लिए जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती थी और ना ही हम इसके ज़रिए किसी भी किस्म की रिसर्च को वेरीफाई कर सकते थे। ठीक है। इसके साथ साथ अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन ब्रॉड एरियाज़, और इस ग्रांड थ्योरी के ज़रिए भी हम ब्रॉड एरियाज़ को क्या करते थे, एक्सप्लेन किया करते थे, उसको हम डिस्कस किया करते थे। मिसाल के तौर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो थ्योरी है एनवायरमेंटल थ्योरी, जिसमें सब कुछ पेशेंट और पेशेंट के एनवायरनमेंट के हवाले से बताया गया है। इसी तरह से वर्जीनिया हेंडरसन की जो नीड थ्योरी है जिसमें पेशेंट के जितनी भी नीड्स है उसके हवाले से बात की गई है। इसी तरह से फे अब्दुल्ला की जो थ्योरी है जिसमें उन्होंने जो है 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह से डोरोथी जॉनसन ने जो है सिस्टम मॉडल पर बात की थी कि जिसमें सिस्टम के हवाले से टोटल इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने
पेश किया था। इसी तरह से मार्था रोजर ने जो है यूनिटरी ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की थी कि जितने भी ह्यूमन बींग हैं उनको हमें एक जैसे डील करना चाहिए, ठीक है, उनमें जो है किसी किस्म का फ़र्क, किसी किस्म की तजाद हमें नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी थ्योरी है, ठीक है, वो हमारे साथ मिडल रेंज थ्योरी है, कंपोज ऑफ लिस एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क closely aligned to observable reality, thus capable of research verification। जो मिडल रेंज थ्योरी है तो इसमें ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट काम जो था वो नहीं हुआ था, बल्कि इसमें ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन या जो रियलिटी है उसको देखा गया था, उसको स्टडी किया गया था, और इसी वजह से इस थ्योरी में जो है ये सलाहियत मौजूद है कि इस थ्योरी को हम रिसर्च के ज़रिए वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कंसिस्ट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ कंसेप्ट। मिडल रेंज थ्योरी में हमारे साथ जितने भी कंसेप्ट पेश किए गए थे, जितने भी कंसेप्ट जो है डिस्कस किए गए थे, तो उनकी तादाद भी हमारे साथ क्या थी, लिमिटेड थी, ठीक है। मिडल रेंज थ्योरीज आर सब्सटेंशियली स्पेसिफिक। मिडल रेंज थ्योरी जो है ये हमारे साथ क्या है, स्पेसिफिक है, ठीक है। मिसाल के तौर पर सोशल सपोर्ट के हवाले से जो है मिडल रेंज थ्योरी में बात की गई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में या हेल्थ प्रमोशन के बारे में, ठीक है, जैसे कि डोरोथी ओरियम सेल्फ केयर थ्योरी हो गई या एडा जीन ऑरलैंडो हो गया, जिन्होंने डिलिबरेटिव नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी को डिस्कस किया था। फिर हमारे साथ जो लास्ट लेवल है थ्योरी की वो है प्रैक्टिस थ्योरी, ठीक है, आल्सो कॉल्ड माइक्रो थ्योरीज, प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरीज और सिचुएशनल स्पेसिफिक थ्योरी एंड आर द लीस्ट कम्प्लेक्स। प्रैक्टिस थ्योरी जो है इसको माइक्रो थ्योरी भी कहा जाता है, प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और सिचुएशन स्पेसिफिक थ्योरीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये सब थ्योरीज में सबसे कम कम्प्लेक्स है, ठीक है। प्रोड्यूस स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, जिसमें जो है नर्सिंग प्रैक्टिस के हवाले से जो है ख़ास डायरेक्शन नर्सिस को दी गई थी, नर्सिस को जो है गाइड किया गया था कि आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है बेहतर से बेहतर इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर जो है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे साथ इन्फेंट बॉन्डिंग आ जाती है एंड ऑन्कोलॉजी, पेन मैनेजमेंट के किस तरह से पेन को मैनेज किया जा सकता है। सो हाउ डू नर्सिस यूज थ्योरीज इन एवरीडे प्रैक्टिस, किस तरह से नर्सिस जो है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थ्योरीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो जब भी अपने पेशेंट से डेटा हासिल करे तो उस डेटा को वो क्या करे, सबसे पहले ऑर्गेनाइज करे, ऑर्गेनाइज करने के बाद उस डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको एनालाइज करे, उस पर बहस मुबाहिसा करे। इसके साथ साथ फिर नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए आप डिसीजन लेने के बाद आप नर्सिंग केयर के लिए जो है प्लानिंग करें, और फिर उस प्लानिंग को आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके उसकी इवैल्यूएशन करें और देखें कि आया मेरी जो नर्सिंग प्लानिंग थी वो इफ़ेक्टिव हुई है या नहीं। अगर इफ़ेक्टिव हुई है तो ठीक, अगर नहीं हुई है तो दोबारा से आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ नर्सिंग थ्योरी की यूनिट नंबर 1 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में सिंपली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं यूनिट नंबर 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।